क्या आपको इसके पहले कभी ऐसा कुछ फील हुआ है कि आपके लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट जो आगे चलकर किसी बड़े घटना को अंजाम दिया हो? अब आई एम श्योर कि आप अपने पास्ट के काफी ऐसे इंसिडेंट को सोच पा रहे होंगे और ऐसे ही छोटे छोटे इवेंट्स जिनसे बाद में हमारी और हमारी आसपास की दुनिया पर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है और उसी इम्पैक्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में द बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। दरअसल ये फिनोमिना 1960 में MIT के प्रोफेसर एडवर्ड लॉरेंज की केओस थियरी का कॉन्सेप्ट है, जिसके मुताबिक हम जिन छोटे छोटे इवेंट्स को जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं, वही चीज बाद में एक रिजल्ट लार्ज कॉन्सिक्वेंस का कारण बनती है और जिसे एक्सप्लेन करने के लिए बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया जाता है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक छोटी सी बटरफ्लाई के फड़फड़ाने से दूर कहीं काफी बड़ा तूफान आ सकता है। अब ये बात पूरी तरीके से इनलॉजिकल लग रही होगी, बट ये कॉन्सेप्ट 100% रियल है। साल 1950 में सर एलन ट्यूरिंग ने बटरफ्लाई इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि किसी एक पल में 1 सेंटीमीटर के अरबवे छोटे पार्ट में इलेक्ट्रॉन के थोड़े से डिस्प्लेसमेंट से 1 साल बाद किसी इंसान के एवेलॉन्च से मारे जाने या बचकर निकलने का डिफरेंस तय होता है। हिस्ट्री में भी इसके ढेरों एग्जाम्पल है, जिनमें एक काफी बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग जिनकी कोई गलती भी नहीं थी वो सभी मारे जाते हैं। और इसी वर्ल्ड वार से साइंस फील्ड में भी इफेक्ट पड़ा और उसी रीजन से हम इतने एडवांस हो पाए हैं। आइए समझते हैं कैसे। दरअसल हंगरी का प्रिंस अपने वाइफ के साथ एक सवारी पर निकला था और फिर उसने गलती से एक रॉन्ग टर्न ले लिया और वो मिस्टेक से दूसरे रास्ते पर निकल पड़ा। उतने में ही एक रिवोल्यूशनरी ने मौका देखा और प्रिंस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ को शूट कर दिया। यहाँ सरप्राइज्ड की बात ये है कि वो रिवोल्यूशनरी पर्सन कोई स्पेसिफिक प्लान के साथ नहीं आया था, बल्कि वो तो यहाँ सैंडविच खाने आया था। बट उसके बाद जो भी हुआ उसकी वजह से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें पहले तो ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर साइबेरिया पर अटैक कर दिया। अब रसिया भी इन कंट्रीज की हेल्प में आगे आ चुका था। इसके अलावा उस टाइम कंट्रीज के बीच डिप्लोमेटिक और फ्रेंडशिप एग्रीमेंट के तहत दूसरे देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सभी को इस वॉर में शामिल होना पड़ा और कुछ ही टाइम में 32 कंट्रीज इस वॉर में शामिल हो जाते हैं और जिसे आज हम वर्ल्ड वार 1 के नाम से जानते हैं। और इस वॉर में करीब 2 करोड़ लोगों की डेथ हो जाती है और 2.5 करोड़ लोग इंजर्ड हो जाते हैं और यूरोप तो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। तो अब अगर इसके पहले और इसके बाद के बटरफ्लाई इफेक्ट को नोटिस करें तो अगर वर्ल्ड वार 1 नहीं होता तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलस एग्रीमेंट को कभी साइन नहीं किया जाता, जिससे हिटलर जैसा ताकत का भूखा इंसान जर्मन्स को भड़काकर वर्ल्ड वार 2 का डंका नहीं बजा पाता, जिसमें 2.5 करोड़ लोग मारे जाते हैं। ये ग्राफ उस टाइम के पॉपुलेशन का 3% था, जो सिर्फ एक ही युद्ध में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इंजर्ड लोग और प्रॉपर्टीज की डिस्ट्रक्शन तो अलग। इंग्लैंड का भी उस टाइम फाइनेंशियली काफी नुकसान हुआ और अगर उस टाइम वर्ल्ड वार 2 ना होता तो उस टाइम 2 की जगह 3 सुपर पावर होती। यूएसए और रसिया के बीच कोल्ड वार और न्यूक्लियर आर्म्स रेस कभी स्टार्ट नहीं होता। यूं कहें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए ये टाइम काफी लकी साबित हुआ, क्योंकि अपनी रिलेटिविटी थियरी के लिए सोलर इक्लिप्स का फोटो लेने के लिए रसिया गए हुए थे और वॉर के रीजन से उनके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को जमा कर लिया गया और उन्हें कई सालों तक वॉर एंड होने का वेट करना पड़ा। एक दिन ऐसे ही सर अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने कैलकुलेशन को चेक कर रहे थे, तब उन्होंने अपने कैलकुलेशन में कुछ एरर नोटिस करा और उस एरर को फिक्स करने के बाद उसे एक फ्रेश थियरी के फॉर्म में प्रेजेंट किया, जिसे अप्रूवल भी मिला। अब अगर वर्ल्ड वार नहीं हुआ होता तो वो आइंस्टाइन की थियरी रिजेक्ट कर दी जाती, जिससे ये साइंस फील्ड में क्रांति लाने वाली थियरी और उससे जुड़े स्पेस सैटेलाइट का इन्वेंशन आज हमारे पास नहीं होता। यूनिवर्स के बारे में भी हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी पीछे होती। अगर देखा जाए तो ये सब प्रिंस फर्डिनेंड के इस असैसिनेशन की वजह से हुआ। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो भारत के इंडिपेंडेंस के पीछे भी यही बटरफ्लाई इफेक्ट है, क्योंकि अब इंग्लैंड फाइनेंशियली वीक हो चुका था, तो भारत का एक छोटा सा प्रोटेस्ट इनडायरेक्टली इंग्लैंड पर इम्पैक्ट जरूर डालता था। अब वो बात अलग है कि लोग कहते हैं कि जो होना रहता है उसे कोई टाल नहीं सकता, बट हम केओस थियरी को भी तो नहीं नकार सकते ना। अब ये तो हो गई पास्ट में हुए इम्पैक्ट की बातें, बट क्या हो कि अगर हम आपसे कहें कि इसरो के स्थापना के पीछे ही कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर आप खुद सोच कर देखो
कि आज हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती अगर यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर नहीं स्टार्ट हुआ होता। कोल्ड वॉर की वजह से अमेरिका और रसिया के बीच एक तरीके से कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। जैसे जब यूएसएसआर ने अपने पहले ह्यूमन को स्पेस में भेजा तो अगली बार यूएसए ने यूएसएसआर से एक कदम आगे बढ़ते हुए अपोलो मिशन लॉन्च किया और मून पर फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ऐसे ही करते करते जब इनमें कंपटीशन का लेवल इंक्रीज होता गया तो अपने देश के ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई को भी ये फील हुआ कि अगर भारत को इन फ्यूचर सुपर पावर बनाना है तो अपना भी एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और उन्होंने 1969 में इसरो का गठन किया। और आज हम सब ये देख सकते हैं कि ये इसरो आज कितनी हाइप तक पहुंच चुका है। अगर वर्ल्ड वार सेकेंड न होता तो शायद एटॉम बॉम्ब का भी इन्वेंशन नहीं होता, क्योंकि वर्ल्ड वार वन को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अमेरिका ने अपने साइंटिस्टों को एक डिस्ट्रॉयर वेपन रेडी करने का ऑर्डर देता है और कुछ सालों के अंदर साइंटिस्टों ने बनाया एटॉम बॉम्ब। अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि यूएसए ने जापान पर 2 एटॉम बॉम्ब को गिराकर वर्ल्ड वार का एंड करा, बट उसके बाद एक नया दौर स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि हर एक देश का सपना था कि वो भी परमाणु संपन्न बने, चाहे वो बनाकर या खरीद कर। और आज कुछ को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे देश परमाणु संपन्न बन चुके हैं, जिनमें से अपना भारत भी एक है। खैर, अब जो भी कुछ हुआ या जो भी कुछ आगे होगा वो सब एक केओस सिस्टम के अंदर ही होगा, क्योंकि इस थियरी के अकॉर्डिंग हम सभी, यहाँ तक कि ये पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और यहाँ तक नेचर का हर एक पार्ट इसी सिस्टम के अंदर आता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।